अस्सलाम एवरीवन। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करने लगे कम्युनिटी मेडिसिन के चैप्टर एनवायरनमेंट का एक फास्ट एंड क्विक से रिव्यू विद ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके वाइवा, आपके एमसीक्यू एससीक्यूज एंड योर ऑस्पी के लिए जरूरी है, वो सारी को कवर करते हुए। वैसे जो आपके कम्युनिटी मेडिसिन में जो लंबे चैप्टर्स हैं उनमें से एक ये बड़ा ही मतलब लंबा चैप्टर कंसिडर किया जाता है और दूसरा ये इंतहाई बोरिंग भी है। मतलब आपका एपिडेमियोलॉजी भी लंबा है पर एपिडेमियोलॉजी इज नॉट बोरिंग चैप्टर, ये आपका जरा बोर सा भी है, तो इसलिए ये पढ़ते पढ़ते बंदे का दिमाग थोड़ा सा वैसे दिल नहीं करता पढ़ने का। तो हम इस तरह ऐसे करते हैं कि हम इसमें से जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। एटलीस्ट जो मैं वीडियो में कहूँगी कि आपने याद से लाजमी करनी है वो लाजमी कर लें, बाकियों को आप चाहे तो स्किप कर दें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारा का सारा आप चैप्टर ए टू जी रीड करें। कुछ इसमें बातें बिल्कुल जनरल नॉलेज की हैं जो आप बिल्कुल खुद से लिख सकते हैं, मतलब उसमें आपको कुछ भी ऐसा एज सच पता होने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लाजमन आनी चाहिए हैं, वो भी थोड़ी मतलब वैसे देखने में अजीब सी लगती है, लेकिन क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको वो साथ साथ लाजमी बताऊंगी। कोशिश होगी कि छोटे से छोटे टाइम में कम से कम मतलब टाइम में ये सारा चैप्टर कवर हो जाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनवायरमेंट की डेफिनेशन। कम्युनिटी मेडिसिन के हर चैप्टर में जो डेफिनेशन है ना पहले चैप्टर की अपनी, वो तो आपको लाजमी आनी चाहिए। हालांकि एनवायरमेंट की डेफिनेशन में कुछ मुश्किल बात नहीं है कि इट इज द सराउंडिंग्स। एनवायरमेंट क्या होती है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल, सॉरी ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो भी लिविंग नॉन लिविंग मटीरियल एक बंदे के आसपास प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट इज योर सराउंडिंग, योर एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट अराउंड यू। तो ये आपको बात बहरहाल इतनी आनी चाहिए जितनी आपकी सीमेंट के बुक में लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, एनवायरमेंटल मेडिसिन जिससे हमारा कंसर्न है वो ये है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो कि ऑब्जर्व करती है इंटरेक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। हमारा एनवायरनमेंट से क्या ताल्लुक है, हम किस तरह उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जाहिर है हम जहाँ रह रहे हैं हम उससे इन्फ्लुएंस तो हो रहे होंगे, तो उसे एनवायरमेंटल मेडिसिन के अंडर स्टडी करते हैं। ये दोनों डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। अब हम स्टार्ट करेंगे वाटर। वाटर इस पूरे सारे का ना सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो इस पूरे चैप्टर का भी है वो वाटर है, और जरा लंबा भी है बाकियों की निस्बत। देखते हैं जी। तो वाटर सबको पता है कि सबसे ज्यादा जो आपकी अर्थ है वाटर से ही कवर्ड है। आपको सिर्फ इनकी परसेंटेजेस पता होनी चाहिए कि वाटर का जो यूज है वो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा है। इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 70%। हमारा क्योंकि पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है तो जाहिर है एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करेगा। इंडस्ट्रीज में हम 23% इस्तेमाल करते हैं। जो आपका डोमेस्टिक पर्पसेस है उसमें 7% होता है, और थोड़ा बहुत पब्लिक इस्तेमाल यानी जो आपके ये जो पब्लिक पर्पसेस होते हैं कि गार्डनिंग के लिए और इस किस्म की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है वो बहुत थोड़ा होता है। मेजर ज़रात ज़रूरी मुल्क होने की वजह से हमारा एग्रीकल्चर में जाता है। अगर क्लासिफिकेशन पानी की बात की जाए तो जो बिल्कुल साफ पीने वाला पानी होता है उसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं। जो साफ सुथरा पानी होगा, लेकिन ये नहीं हम कहेंगे कि 100% उसमें जर्म्स प्रेजेंट नहीं है, वो क्लीन वाटर होता है, ठीक है। जो हमारे घरों में आता है, जो नलकों में नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज क्लीन वाटर। क्लीन वाटर इसलिए क्योंकि वो जर्म फ्री होता है, उसमें जर्म्स होते नहीं है एज सच। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100% बिल्कुल साफ सुथरा है। पोर्टेबल वाटर वो होता है विच इज 100%, मतलब कहने को यही होता है। जाहिर है कुछ भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जो 100% साफ हो, लेकिन कहने में यही बात है, ठीक है। सो पोर्टेबल इज ड्रिंकिंग वाटर अगर कोई आपसे पूछेगा, और क्लीन वाटर वो है जो कि आपका रेगुलर यूज में होता है, जो सेफ है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। लैब एनालिसिस ने उससे कहा हुआ है सेफ है, लेकिन स्टिल जो आपका मतलब कह जाए कि पोर्टेबल वाटर जितना सेफ नहीं है। कंटेमिनेटेड हम तब कहते हैं जब आपके पानी में कोई ऐसी चीज ऐड हो जाए जिससे उसकी फिजिकल जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाए। फिजिकल क्वालिटी मतलब सपोज के पानी बहुत अरसे खड़ा भी रहता है तो वो गदला सा हो जाता है, उसमें स्मेल आ जाती है, उसकी कलर चेंज हो जाते हैं, पानी में ट्रेबिलिटी आ जाए, तो उसको हम कंटेमिनेटेड वाटर कहते हैं। मतलब जो देखने में हमें पता चल रहा है कि थोड़ा बहुत गंदा है, लेकिन जिस पानी में बाकायदा हमें पता है कि कोई वेस्ट मटेरियल ऐड हो गया, जैसे कोई ह्यूमन एक्सक्रीटा पानी में एडेड है, या फिर आप कह लें कि एनिमल एक्सक्रीटा है जो पानी में एडेड है, तो ये तो बाकायदा तौर पर हमें पता है कि भाई ये चीज गंदी थी जो पानी में ऐड हुई, या फिर कोई इंडस्ट्रीज का वेस्ट है जो पानी में ऐड है, तो फिर वो कंटेमिनेटेड वाटर नहीं है, वो पोल्यूटेड वाटर है, क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी मोस्ट प्रोबेबली बदल चुकी है। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज हमें बदले तो व्हेन जो आपकी एक नॉन टॉक्सिक या फिर एक नॉन वेस्ट मटेरियल पानी में ऐड हो जाता है तो फिर वो पोल्यूटेड है, ठीक है। कंटेमिनेटेड का मतलब है कि इसके फिजिकल क्वालिटीज जिस पानी की खराब हो चुकी हैं, यानी हमें नहीं पता कि उसमें क्या ऐड हुआ है, लेकिन उसकी टर्बिडिटी, कलर वगैरह थोड़ा बहुत चेंज है नॉर्मल से, उसे कंटेमिनेटेड कहते हैं, जो कि जाहिर है फिट फॉर यूज नहीं होता। तो ये आपको मोटी सी मतलब पता होना चाहिए कभी क्लासिफिकेशन पूछने तो। सोर्सेज क्या है? रेन वाटर सबसे ज्यादा डिस्टिल्ड वाटर है बारिश का, लेकिन एसिड रेन में एसिडिटी हो सकती है। फिर हमारे पास सरफेस वाटर है। सरफेस वाटर वो है जो कि रेन की वजह से ही आपकी सरफेस पे कलेक्ट होते हैं, जैसे आपके पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, या फिर आपके रिवर्स होते हैं, जो मतलब ये वो सारी चीजें जिनमें बारिश का पानी है ना, या डैम में भी हम बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, लेकिन डैम में हम खुद रिजर्वेयर बनाते हैं, डैम नेचुरल कलेक्शन नहीं होती, ठीक है। अच्छा, और फिर आपका ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर में मतलब वो जो जमीन के नीचे पानी है, जो कि बारिश का पानी ही परकुलेट करके नीचे जाता रहता है, तो जमीन के नीचे डिफरेंट तहें बनी हुई है, उसमें ग्राउंड वाटर की भी तय होती है, और वहीं से जो वेल में जो आपके कुओं में पानी आता है वो उन्हीं ग्राउंड वाटर की सोर्सेज से आता है।
वेल्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैं इसमें बताऊंगी कि आपकी क्या क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेल को आपने बहुत अच्छे से करना है। इसमें ये वेल आपको जो कुएं होती है पता तो है ना, कुएं को वेल कहते हैं। हमारा वो वाला सोर्स जिससे हमने पानी जमीन से लेना है, उसको उसके लिए जो एक आपका सोर्स बनाया जाता है उसको कुआं कहते हैं। उसकी जो 3 टाइप्स होती हैं, शैलो, डीप और आर्टिजियन। आर्टिजियन बेसिकली एक अलग से टाइप नहीं है, मेन जो टाइप्स हैं वेल की वो शैलो और डीप ही है। मैं आपको मोटा सा एक आइडिया दे देती हूँ, ये सवाल कभी ओके जी। तो आपके पास ये जो वेल की टाइप्स होती है ना, शैलो, डीप वेल, ऐसा कुछ सिलसिला मैं आपको थोड़ा सा बता रही थी कि बता देती हूँ कि हमारे पास जो ग्राउंड है उसके नीचे डिफरेंट लेयर्स होती हैं। उसमें से एक ऐसी लेयर होती है, मतलब जाहिर है सारा रॉक्स ही है ना, लेकिन रॉक्स की भी कुछ लेयर्स होती हैं जिनको हम कहते हैं परमिएबल रॉक्स, और कुछ आपकी होती हैं इम्परमिएबल रॉक्स, ठीक है। तो जो परमिएबल रॉक्स हैं वो बेसिकली ऐसा होता है कि दे आर लाइक आपकी जो लेयर है उसमें वाटर होता है बीच में, वो वाली रॉक की लेयर होती है जिसके बीच में पानी होता है, और वो पानी ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के लिए उसको हम एक्विफायर कहते हैं। अच्छा, तो ये आपकी जो एक परमिएबल रॉक की लेयर होती है उसके दरमियान में फिर आती है एक इम्परमिएबल लेयर, और उसके बाद फिर आती है आपके पास एक परमिएबल लेयर, ठीक है। फिर आ गई इम्परमिएबल लेयर, ठीक है। यूं आपके ग्राउंड के नीचे कुछ होता है, मतलब मैं आपको ये बिल्कुल ही एक उसका मोटा सा आइडिया दे रही हूँ। असल में हाइड्रोलॉजिस्ट है बाकायदा, हाइड्रियोलॉजिस्ट बल्कि, जो कि इस सारी चीजों से डील करते हैं बहुत डिटेल में। वेल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए भी वो बहुत ज्यादा पहले सोचा जाता है, लेकिन एक मोटा सा आइडिया लेने के लिए तो इस तरह से ये लेयर्स हैं। इतना याद रखना है कि ये सपोज कर लें कि ग्राउंड के नीचे ये वाली जो लेयर है, ये वो लेयर है जहां पर पानी है। ये इम्परमिएबल लेयर है, यहाँ कोई पानी अगर वेल आके यहाँ पर एंड होगा तो पानी नहीं आएगा। ये वो लेयर है फिर जहां पर पानी है, और ये वो है जहां पर पानी नहीं है। तो दो इम्परमिएबल लेयर्स के दरमियान में दिस इज अ परमिएबल लेयर, और ये शुरू में एक परमिएबल है। जो वेल या जो कुआं कंस्ट्रक्टेड होता है इस तरह से कि वो इधर फर्स्ट परमिएबल लेयर तक ही रहता है, यहां से पानी उसके अंदर जाता है, ठीक है। फर्स्ट परमिएबल लेयर या फर्स्ट परमिएबल एक्विफायर, यहाँ से पानी जाता है, उसको शैलो वेल कहते हैं। अब शैलो वेल देखिए बिल्कुल ऊपर ऊपर तक ही, इसीलिए इसके खुश्क होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत जल्दी खुश्क होता है। अक्सर गर्मियों में ऐसे कुएं जो है वो खुश्क हो जाया करते हैं, और क्योंकि ये ग्राउंड के बहुत करीब है इसलिए पोल्यूशन का भी खतरा इसमें ज्यादा होता है, और वाटर जो है वो मॉडरेटली हार्ड वाटर होता है इसका। जब आपका जो डीप वेल है वो ये है कि आपका इस लेयर तक आएगा, ठीक है। दो इम्परमिएबल लेयर्स के बीच में जो आपका एक्विफायर या स्ट्रेटा होता है उधर से पानी एक्सट्रैक्ट करके जो जाता है वो डीप वेल होता है। अब डीप वेल नजर आ रहा है आपको कि डीप है, इसलिए पोल्यूशन का चांस कम है, ड्राई नहीं होता, पानी की क्वालिटी इसकी ज्यादा हार्ड होती है एज कम्पेयर टू दैट, लेकिन प्योर वाटर होता है, मतलब पोल्यूटेड वाटर नहीं होता आपका, और मुसलसल क्योंकि सप्लाई आती रहती है। जो पानी आपका बहुत प्रेशर से आता है वो आर्टिजियन वेल उसे कहते हैं। तो ज्यादातर आपके जो डीप वेल्स है ना वो आर्टिजियन वेल होते हैं, क्योंकि ये दो इम्परमिएबल लेयर्स के दरमियान में जो पानी होता है वो प्रेशर से निकल रहा होता है। तो बहरहाल इतना आपने याद रखना कि दो शैलो और डीप वेल किस तरह से बनते हैं, बस मोटी मोटी सी बात। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सैनिटरी वेल क्या है। ये अब आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ऑस्पी में बहुत रिपीट होता है। व्हाट इज सैनिटरी वेल एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर कंस्ट्रक्शन लिखें इसकी, जो मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए हमने सोचनी है चीजों को, ठीक है। तो बाहर सैनिटरी वेल वो है जो एक वेल जो प्रॉपरली लोकेटेड हो, अच्छी तरह कंस्ट्रक्टेड हो, सारे उसमें कंस्ट्रक्शन की जो बातें उनको ध्यान में रखा गया हो, और पोल्यूशन नहीं हो जिस वेल में, वो सैनिटरी वेल है। मतलब एक अच्छा तरीन बेहतरीन कुआं जो है वो सैनिटरी वेल होता है। उसी कंस्ट्रक्शन के जो पॉइंट्स हैं वो आप इस निमोनिक से मैंने भी याद रखे हुए, डबल एल डबल पी एंड डैश, ठीक है। डबल एल डबल पी डैश डी ए सी एच। इसमें क्या क्या बातें हमने कहनी है, वेल की ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखनी होती है। सबसे पहले वेल की लाइनिंग, सॉरी वेल की लोकेशन, उसकी लोकेशन कहां पर है, किसी भी सोर्स ऑफ पोल्यूशन से 100 फीट अवे होनी चाहिए। आपका एमसीक्यू आता होता है, याद रखना है, किसी भी सोर्स ऑफ पोल्यूशन से 100 फीट दूर हमने बनाना है वेल, ठीक है। एक अच्छी थोड़ी ऊंची जगह पे होगा और 100 फीट दूर होगा। उसके बाद दूसरे एल से बनती है आपकी लाइनिंग। वेल की लाइनिंग जो या तो ईंटों से हो या फिर बाकायदा स्टोन से हो, खाली मिट्टी के कुएं नहीं बनाने, क्योंकि मिट्टी के कुआं होगा या फिर मिट्टी की लाइनिंग होगी उसकी, तो उसमें साइड से पोल्यूशन जो है वो परकुलेट करके जा सकती है। बाकायदा ईंटों से या स्टोन से बनाया जाएगा, और डेप्थ उसकी 6 मीटर कम से कम रखी जाएगी, ठीक है। 6 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि 6 मीटर से ऊपर होगा तो पानी साइडों से जाने का खतरा ज्यादा होता है। हमारी कोशिश होगी कि पानी नीचे से आए, साइड से कम जाए। लोकेशन लाइनिंग। फिर टी से होता है पैरापेट। पैरापेट का मतलब है कि ये जमीन है अगर, और यहाँ पर हम कुआं बना रहे हैं, तो कुएं की जो थोड़ी सी दीवार जमीन से ऊपर आई हुई होती है यूं करके, जो हमें नजर आ रही होती है, उसको पैरापेट कहते हैं। हमेशा पैरापेट वॉल बनानी जरूरी होती है। कुआं बिल्कुल जमीन के साथ तक यहाँ तक नहीं होता, हमेशा थोड़ा जमीन से ऊपर उसकी वॉल होती है। तो पैरापेट वॉल भी आपकी कम से कम 2 से 3 फीट अबव द ग्राउंड होनी चाहिए। फिर पी से है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब है ये सारी जमीन जो इसके आसपास है, इसको बाकायदा सीमेंट से बनाना है। खाली मिट्टी की जमीन छोड़ दी जाती है, फिर वही प्रॉब्लम होती है कि पानी लेते हुए लोगों के आते जाते हुए गंदा पानी भी होता है कुछ, वो गिर जाता है और वो परकुलेट करके नीचे जाता है, तो वो सोर्स ऑफ पोल्यूशन बनता है। सीमेंट की होगी तो पानी परकुलेट कम से कम करेगा, इसलिए इसके आसपास का प्लेटफॉर्म पक्का होना चाहिए, हमेशा सीमेंटेड होना चाहिए। अगले
अच्छा, पैरापेट हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया। उसके बाद डी से बनता है हमारा ड्रेन। आपके हमेशा वेल के पास एक पब्लिक ड्रेन होना चाहिए ताकि लोग पानी आराम से ड्रेन से या हैंड पंप से ले सकें। और सॉरी, ड्रेन इसलिए होता है, सॉरी ये तो हैंड पंप की बात मैंने कर दी, वो तो एच से आता है। जो ड्रेन है आपका वो इसलिए कि आपका जितना भी पानी साइड पे स्पिल आउट हो रहा है वो किसी भी जगह पर मतलब किसी ड्रेन के जरिए किसी नाली शाली में चला जाए, वो स्पिल्ड वाटर वहां पड़ा रहेगा, तो वो सोर्स ऑफ पोल्यूशन और कंटेमिनेशन होगा, तो ड्रेन हो गया आपका ये, ठीक है। ड्रेन के बाद ए से बनता है जी आपका अराउंड का एरिया। तो अराउंड का एरिया में आपके कोई दरख्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दरख्त होंगे तो वो वही बात है कि वहां पर परिंदे ज्यादा आएंगे, वो पोल्यूशन का सोर्स होगा, तो वो एरिया साफ सुथरा फ्री ऑफ ट्रीज होना चाहिए। सी से फिर आपका आता है जी कवरिंग, कि आपने वेल को बाकायदा एक ढक्कन से कवर करना है, खुले हुए कुएं नहीं सही होते, उनके अंदर ऊपर से चीजें गिर सकती हैं। और एच से हैंड पंप, ताकि लोग उसे पानी आराम से निकाल सकते। तो LLPP डैश आपने याद रखना है और एक एक लाइन इनके आगे लिखनी होती है, आपका ऑस्पी का सवाल बहुत अच्छे से हो जाता है। अगली इंपॉर्टेंट तरीन चीज है जी कोन ऑफ फिल्ट्रेशन। ये भी ऑस्पी का और आपके SEQ का इवन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कोन ऑफ फिल्ट्रेशन ये है कि अगर आपका ये वेल कंस्ट्रक्टेड है ना, तो वेल का जितना डेप्थ है, अगर सपोज मैंने वेल की डेप्थ रखी है 6 मीटर, तो 6 मीटर से मल्टीप्लाई मैं करूंगी 4 को, तो 6 4s are 24। तो मैं अगर वेल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूं और यहां से मैं 24 मीटर्स तक लेके जाऊं, सपोज वो ये लाइन है, ठीक है, वेल के सेंटर से लेकर इधर तक लेके, यानी 24 मीटर्स तक, जितना मेरा वेल की डेप्थ को मैंने मल्टीप्लाई करना है 4 से, जो आंसर आएगा उससे मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है उतनी लेंथ की, वेल के सेंटर से लेकर एंड तक, ठीक है, कहां पर, ग्राउंड लेवल पे। ये जो मेरी लाइन है इसको मैंने पूरे आपका जो वेल है उसके इर्द गिर्द ऐसे सर्कल लगा लेना है, ठीक है, ये लाइन पूरी सर्कल बन जाती है। और उसके बाद उस सर्कल से नीचे तक ऐसे एक कोन बनानी है, और उस कोन का एपेक्स आएगा उस जगह पे जहां पर आपका वेल खत्म होता है। इसको हम कहते हैं कोन ऑफ फिल्ट्रेशन। किस तरह बनती है, डेप्थ ऑफ द वेल जितनी होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना इस कोन का रेडियस होगा, ठीक है। रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का आधा है ये रेडियस होगा। इतनी हमने लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद हमने इतना सर्कल पूरे ग्राउंड सरफेस पे ड्रॉ कर देना है वेल के इर्द गिर्द, और फिर ग्राउंड सरफेस से नीचे वेल के एपेक्स तक ऐसे लानी है। ये बेसिकली वो वाला एरिया है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ पोल्यूशन होना चाहिए, जहां पर से ये वो वाला एरिया जहां से पानी ग्राउंड में जाएगा और वेल में एंटर होता रहेगा, क्योंकि जाहिर है हमारे पास जितना भी वेल में पानी है वो सारा ग्राउंड वाटर ही है ना। मैंने भी कहा था कि जो बारिश का पानी है वही नीचे जाता है और आखिरकार नीचे की लेयर्स बनती हैं जो ग्राउंड वाटर है पानी का। अगर बारिश नहीं होती तो इसीलिए कुएं सूख जाते हैं। तो हमारे पास ये वो वाला एरिया है जहां से ये कोन ऑफ फिल्ट्रेशन वो वाला एरिया होता है जहां से पानी सारा नीचे ग्राउंड में जाता है, और नीचे वेल की जो लेयर होती है ना, जिधर से ये वाली लेयर है जहां से पानी ने आना है, ये उस लेयर तक का पानी प्रोवाइड करती है। तो अगर इस सोर्स ऑफ एरिया में कोई कंटेमिनेशन होगी, कोई दरख्त होगा, कुछ और चीज होगी, तो जाहिर सी बात है कि आपका वेल का पानी कंटेमिनेट हो जाए। तो कोन ऑफ फिल्ट्रेशन बनाने का मकसद ये होता है कि इस कोन यानी इस वेल के इर्द गिर्द इतने एरिया में कोई सोर्स ऑफ पोल्यूशन नहीं होगा, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो यहाँ कंटेमिनेशन कर सके। तो इसको बनाने का हमेशा तरीका याद रखना है कि जितनी डेप्थ है या जितनी हाइट है आपके वेल की उसको 4 से मल्टीप्लाई करके उतना ही रेडियस होगा, और उसके बाद रेडियस जितना है, ज़ाहिर है रेडियस सर्कल का ही होता है, आपने सर्कल ड्रॉ करना है और सर्कल से नीचे आ जाना है, ठीक है। इसकी डायग्राम्स भी बनी हुई, कोई मुश्किल नहीं है, इसको आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ये आपके एग्जाम में आता होता है। और आपने वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है ना इनसाइड द वेल, अगर वो फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर आपका पाई तो आपको पता है 3.14 है, एच इज योर हाइट एंड डी इज योर डायमीटर का स्क्वायर। तो ये बात भी ना आपने याद रखनी है, इसलिए याद रखनी है डी को डेप्थ कभी भी नहीं कहना। बच्चे डी को डेप्थ कर देते हैं तो डेप्थ और हाइट एक ही बात होती है, तो हाइट एच है और डी इज डायमीटर स्क्वायर। ये भी आपका ऑस्पी में आता है। ये दोनों ऑस्पी के बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। बाकी मैं अगले पार्ट में कहती हूँ, तो किसी कोई मसला हो कि ना आसमी। थैंक यू।